नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। आज है मंगलवार और स्कूल व्याख्याता सरल मनोविज्ञान की 9वीं कक्षा में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है किशोरावस्था में शारीरिक विकास और इसके निहितार्थ। यह आपका पाठ्यक्रम है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द यह पाठ्यक्रम आपको याद हो जाए। पिछली कक्षा का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य, इस पर आपकी पिछली कक्षा केंद्रित थी और ये शैक्षिक मनोविज्ञान पूरा ही है। अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिगमकर्ता की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, विकासात्मक विशेषताएं और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ, ये भी शैक्षिक मनोविज्ञान में है। फिर अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं जिनको इन्होंने व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक और निर्मितवादी के रूप में हमें पढ़ना है। इसमें थार्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल, बहुत सारे सिद्धांत आ जाएंगे। फिर मानसिक स्वास्थ्य क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। स्कूल व्याख्याता का आज जो है वो रसायन का परिणाम आया है, तो कई विद्यार्थियों का परिणाम लेट हो रहा है, जैसे भूगोल है, इतिहास है, हिंदी है, तो उनकी अधीरता बढ़ रही है, तो मानसिक स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर समायोजन की क्या अवधारणा है, ये समझने वाली बात है कि मुझे लगता है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक समायोजन व्यक्ति को करना ही पड़ता है। इसलिए क्यों न हम समायोजन की अवधारणा को अच्छे से समझ लें और जीवन के विभिन्न पड़ावों पर समायोजन करें। समायोजन की युक्तियाँ भी पढ़ेंगे जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष होंगी। और उसके बाद संवेगात्मक बुद्धिमत्ता और शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। यहाँ हम संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे और यहाँ हम संवेगात्मक बुद्धिमत्ता पढ़ेंगे। ये सब कुछ जो है शैक्षिक मनोविज्ञान में है। कुछ इसके बारे में जानकारी हमने पिछली क्लास में ली थी। आज हम पढ़ रहे हैं किशोर अधिगमकर्ता की शारीरिक विकासात्मक विशेषताएं एवं शिक्षण अधिगम में इसके निहितार्थ। ये इंग्लिश का पाठ्यक्रम है, इंग्लिश में है। शुरुआत करते हैं। सरल मनोविज्ञान है ये और स्कूल व्याख्याता को समर्पित है। ये टॉपिक हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ये पाठ्यक्रम में भी टॉपिक क्रमांक 2 है, दूसरे टॉपिक का भी पहला पड़ाव है। इस टॉपिक में हम आज क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा पहले ब्रीफ देख लेते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इग्नू की जो बुक है उसमें लिखा होता है कि इस पाठ्यक्रम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसी से कुछ सीख रहा हूँ मैं। और हम विकास व वृद्धि में अंतर को पढ़ेंगे। विकास व वृद्धि के सिद्धांत क्या हैं, किशोरावस्था, उसकी आयु जो है वो, शारीरिक विकास किशोरावस्था में किस प्रकार से होता है, किशोरावस्था की विशेषताएं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, और लास्ट में किशोरावस्था में शारीरिक विकासात्मक विशेषताएं और उसके निहितार्थ। शुरुआत करते हैं। अभिवृद्धि आपके पाठ्यक्रम में नहीं है स्पष्ट रूप से, लेकिन विकास को समझने के लिए अभिवृद्धि को समझना जरूरी है। आपके पाठ्यक्रम में विकास है तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। 2022 की जो कई विषयों की परीक्षा हुई उसमें विकास की अवधारणा को लेकर 4 या 5 सब्जेक्ट में सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। लेकिन अभिवृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, वो एक निश्चित आयु तक होती है। ग्रोथ का मतलब है आप मुझे देख रहे हैं तो ये मेरा ग्रोथ है। अब ये ग्रोथ जो है वो मैच्योरिटी के लेवल पर पहुंच गया है। अब ऐसा नहीं है कि मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, 6 महीने बाद आप मुझसे मिलो और मेरी हाइट आपको 5 फुट 12 इंच अर्थात 6 फुट मिले, या फिर मेरी हाइट 5.5 फुट मिले। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि वृद्धि एक स्तर पर जाकर मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता के स्तर पर जाकर हो गई है। तो इसका मतलब है एक निश्चित आयु तक ही अभिवृद्धि होती है। विकास आंतरिक और बहुपक्षीय है, मल्टी डायमेंशनल है और आंतरिक है। अब आपका मानसिक विकास हो रहा है वो आंतरिक है। क्यों? क्योंकि इसे देखा नहीं जा सकता। और विकास बहुआयामी भी होता है। मानसिक विकास हो रहा है, आपका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, तो नैतिक विकास हो रहा है। ये आपके पाठ्यक्रम में है। और एक शारीरिक विकास है। तो जो शारीरिक विकास है वो तो देखने योग्य है, दिखाई देता है, ये बाह्य है, दिख रहा है बाहरी रूप में आपको। लेकिन जो विकास है, वृद्धि दिख रही है, वृद्धि जो है वो बाह्य होती है। और जो विकास है
वो आंतरिक है और बहुपक्षीय है, अर्थात बहुत सारे पक्ष विकास के होते हैं। अगला पॉइंट, व्यापक अवधारणा है, छोटी अवधारणा नहीं है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक जो है, और कौन सा है, नैतिक विकास, क्योंकि विकास में वृद्धि शामिल है तो शारीरिक विकास भी शामिल है। तो विकास एक व्यापक अवधारणा है, जबकि वृद्धि जो है वो संकुचित अवधारणा अर्थात छोटी सी अवधारणा है जो केवल शारीरिक वृद्धि तक सीमित है। लक्ष्य होता है, डेवलपमेंट जो है वो लक्ष्योन्मुखी होता है, अर्थात उसका लक्ष्य होता है, जबकि वृद्धि जो है ना उसका कोई विशेष लक्ष्य नहीं होता। अब किसी बालक की आयु या किशोर की आयु, क्योंकि किशोरावस्था का समापन होने तक जो शारीरिक वृद्धि चरम पर पहुंच जाती है 18-20 वर्षों की आयु तक, तो उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि किसी की आयु 5 फुट 11 इंच है तो उसका कोई विशेष लक्ष्य, कोई लक्ष्य नहीं है, बस वो उसके जेनेटिकली प्रभाव से उसकी वृद्धि हो रही है। किसी की जो वृद्धि है, मान लीजिए 5.5 फुट हो गई है, महिलाओं की सामान्यतया वृद्धि 5.5 फुट से कम ही होती है, कुछ उदाहरणों को, एग्जाम्पल को छोड़ दें तो वृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता कि साहब अमुक व्यक्ति की हाइट बढ़ रही है, 6 फुट 3 इंच का हो गया तो उसका कोई लक्ष्य है, उसका ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन विकास जो है वो लक्ष्योन्मुखी होता है, अर्थात आपके अंदर कोई विकास हो रहा है तो उसका कोई ना कोई लक्ष्य होगा। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक है और इसका स्वरूप आंतरिक है। समझने वाली बात है, मात्रात्मक विकास क्यों होता है, क्योंकि वृद्धि का कुछ हिस्सा, वृद्धि जो है वो विकास का कुछ हिस्सा है। ये मान लीजिए विकास है तो वृद्धि ये है, समझ पा रहे हो, ये क्या है, वृद्धि है, और ये पूरा क्या है, ये विकास है। तो विकास का एक हिस्सा क्या है, वृद्धि है। इसलिए विकास कुछ अर्थों में मात्रात्मक होता है, लेकिन सामान्यतया विकास जो होता है वो गुणात्मक ही होता है। गुणों के अनुसार पर विकास को देखा और समझा जाता है और इसका स्वरूप आंतरिक है। वृद्धि जो है वो मात्रात्मक है, अर्थात मात्रा होती है उसकी, जिसका स्वरूप बाह्य होता है। विकास के आधार पर महसूस किया जाता है, व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है। आप किस प्रकार से बिहेव कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। कमेंट बॉक्स में आप मैसेज लिखते हैं, आपके कमेंट ये बताते हैं कि आपका जो विकास हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। आपका संवेगात्मक विकास, आपका सामाजिक विकास, आपका नैतिक विकास, आपका संज्ञानात्मक विकास, ये चारों चीज़ें कहीं ना कहीं यदि आप मैसेज करते हैं तो उसमें परिलक्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिन शब्दों का उपयोग कर रहे हो, आप जिस भाव को अभिव्यक्त कर रहे हो, जो बात आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं वो ये बताते हैं कि आपका विकास किस प्रकार से हुआ है और आपका व्यक्तित्व किस प्रकार से है। कुछ विद्यार्थी इतने अच्छे से मैसेज करते हैं कि उनके मैसेज को पढ़कर हल्की फुल्की जो थकान आती है वीडियो बनाने के दौरान, नोट्स बनाने के दौरान, वो थकान जो है चेहरे पर मुस्कान में बदल जाती है, क्योंकि आपके कमेंट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसी बीच में किसी विद्यार्थी का कमेंट नकारात्मक होता है। मेरा आपसे आग्रह है, आप किसी भी वीडियो में नकारात्मक कमेंट की बजाय ये बताएं कि और क्या सुधार हो सकता है और क्या बेहतर हो सकता है। तो कहने का मतलब है आपके व्यवहार के आधार पर महसूस किया जाता है कि आपका किस प्रकार से विकास हुआ है। लेकिन जो है इसको स्पष्ट रूप से हम देख नहीं सकते, लेकिन वृद्धि की मापतोल संभव है, क्योंकि वृद्धि दिखता है, स्पष्ट दर्शनीय है, दिखाई देती है वृद्धि, कितनी हाइट, हेल्थ है, चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, वजन कितना है, ये सब कुछ दिखता, अर्थात उसका मेजरमेंट हो सकता है, उसको तोलना संभव है। किसको? वृद्धि को। लेकिन विकास के साथ ऐसा नहीं है। विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है। चहुमुखी का मतलब होता है चारों दिशाओं में। कहने के लिए हम समझते हैं कि विकास की बहुत सारी दिशाएं होती है। जैसे मैंने कहा ना, सामाजिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, नैतिक, ये सारे विकास के आयाम ही हैं। फिर विकास का हिस्सा है, कौन हिस्सा है? वृद्धि जो है वो विकास का हिस्सा है। कार्यात्मक पक्ष में संबंधित है, अर्थात फंक्शनल लेवल पर संबंधित है, जबकि वृद्धि जो है वो संरचनात्मक की क्या ढांचा है इससे संबंधित है। विकास वर्तुलाकार होता है। वर्तुलाकार का मतलब इस प्रकार से चलता है ये, जबकि वृद्धि जो है वो रेखीय होती है, सीधी चलती है।
परिवर्तन रचनात्मक व विनाशात्मक होते हैं, जबकि वृद्धि केवल रचनात्मक होती है। विकास विनाशात्मक इसलिए होता है कि यदि आपने गलत बात सीख ली तो आप नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि आपने गैर कानूनी कोई कार्य सीख लिया, यदि आप परंपराओं संस्कारों को मानते हैं तो कुछ पाप करने वाले काम सीख लिए, वो विनाशात्मक हो सकते हैं। कुछ असामाजिक काम आपने यदि सीख लिए, वो विनाशात्मक होते हैं। तो ये समझने वाली बात है कि विकास जो है वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है। वृद्धि केवल रचनात्मक है। वृद्धि में ये नहीं है कि साहब किसी की जो हाइट है वो 5 फुट रह गई है तो वो किसी के लिए नुकसान करेगा, किसी की हाइट 6.5 फुट हो गई है तो नुकसान करेगा, किसी का वजन मान लीजिए 80 किलो हो गया है तो वो विनाशात्मक नहीं है किसी के लिए, ठीक है। लेकिन विकास जो है वो विनाशात्मक हो सकता है। ये मूल अंतर है वृद्धि और विकास में। और ये आप एक बार समझ लीजिए, एक सवाल इससे बनने की संभावना है। एक और पॉइंट है, बीमारी से होने वाले जो परिवर्तन हैं वो विकास में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि बीमारी से होने वाले परिवर्तन अल्पकालीन होते हैं। अब है वृद्धि और विकास के क्या सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है विकास की एक दिशा होती है। यहां समझने वाली बात है कि यहां हम वृद्धि और विकास दोनों की बात कर रहे हैं। जब मैं विकास शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं विकास में वृद्धि अंतर्निहित है। क्यों? क्योंकि विकास का एक हिस्सा वृद्धि भी है। अब बात आती है कुपुस्वामी, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने सीधे से 2 सिद्धांत दिए हैं। सिफेलोकोडल अर्थात सिरपादभिमुख, सिर से पैरों की ओर होने वाली वृद्धि और विकास, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सा अर्थ याद करना है। प्रोक्सिमो डिस्टल, इसमें क्या होता है कि विकास केंद्र से सिरों की ओर होता है। सबसे पहले आपके रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर हाथ का विकास होता है, वृद्धि होती है, और उसके बाद अंगुलियों का विकास होता है। कभी कल्पना करके देखिए, या आपने यदि गर्भवती महिला की जो सोनोग्राफी होती है उसको देखा होगा, तो जब भ्रूण का विकास होता है तो वो एक इस प्रकार से, एक कहते हैं डगड़े, मारवाड़ी में डगड़ो सो, जैसे गुड़ का होता है उस रूप में होता है। फिर धीरे धीरे वो विकसित होता है और माना जाता है धीरे धीरे शरीर विकसित हो रहा है, फिर एक ऐसे हाथ विकसित होता है, फिर ऐसे अंगुलियां विकसित होती हैं। ये गर्भावस्था के दौरान 9 महीने में माँ के गर्भ में एक बच्चे का शारीरिक विकास होता है, जिसके बारे में कुपुस्वामी ने बताया है। तो कुपुस्वामी का मानना था कि प्रोक्सिमोडिस्टल में सबसे पहले रीढ़ की हड्डी का विकास हो गया, फिर शरीर का इस प्रकार से विकास होता है। ये मैंने जैसे बताया ना, हाथ का विकास हुआ, फिर ऐसे अंगुलियां बनती हैं, ऐसे विकास केंद्र से प्रारंभ होकर, ये सारी बातें हमने कर ही ली। बालक के विकास के स्वरूप अर्थात किस प्रकार का स्वरूप होता है, बालक का विकास शारीरिक होता है, मानसिक, संवेगात्मक, ये एक दूसरे से संबंधित परस्पर संबंध का सिद्धांत बहुत अच्छे से समझने वाली बात है। जिस बच्चे का शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होगा, कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन और आत्मा का निवास होता है। इसका मतलब है यदि कोई शारीरिक रूप से फिट है तो उसका बाकी जो विकास होने हैं, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, नैतिक, उनका अच्छे से विकास होना अधिक संभावना है। और ये जो विकास है वो एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, अंतर संबंधित हैं। यदि आपका बहुत अच्छे से मानसिक विकास हुआ है तो आप समाज की अपेक्षा के अनुसार व्यवहार करेंगे, अर्थात आपका सामाजिक विकास अच्छे से होगा। यदि आपका मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास अच्छे से हुआ है तो आपके संवेगात्मक विकास होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। यदि ये सब के आपका अच्छे से विकास हुआ है तो नैतिक रूप से क्या सही है और क्या गलत है, अर्थात आपके नैतिक विकास होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसलिए माना जाता है कि विकास जो है परस्पर संबंध के सिद्धांत पर विकसित होता है। विकास के ये जो आयाम हैं ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आगे एकीकरण का सिद्धांत, पहले हाथों को, अंगुलियों को, फिर हाथ व अंगुलियों को एक साथ फंक्शन करना सीखते हैं। कुछ हम यहाँ जो एग्जाम्पल ले रहे हैं
वो बाल्यावस्था और शैशवावस्था का भी ले रहे हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में स्पष्ट रूप से उल्लेख है किशोरावस्था में शारीरिक विकासात्मक विशेषताएं और एक विद्यार्थी के लिए अर्थात शिक्षण और अधिगम के लिए इसके निहितार्थ। अब ये जो एकीकरण का सिद्धांत है, छोटा सा एग्जाम्पल, कुछ समय पहले मैं हॉस्पिटल में गया तो मैंने देखा अपने बेटे को लेकर, उसको सर्दी जुकाम हो गई थी, तो एक माँ के गोद में एक बच्चा था। अब वो बच्चा क्या है, पूरे हाथ को चला रहा है, और हाथ को चला के जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचा तो जो स्टेथोस्कोप होता है कान में डाल के ऐसे वो लगा के धड़कनों को सुनते हैं, तो उसने पूरा झपट्टा मारा उस पर। इसका मतलब है अभी वो जो शैशव है, जो बच्चा है, वो पूरे हाथ का उपयोग कर रहा है। उसके बाद क्या करेगा कि वो अंगुलियों का उपयोग करना सीखेगा, और फिर वो हाथ और अंगुलियों का उपयोग करना सीखेगा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले वो पूरे हाथ का उपयोग करना सीखता है, फिर हाथ की अंगुली का उपयोग करना सीखता है, फिर हाथ और अंगुली का उपयोग करना सीखता है। ये है एकीकरण का सिद्धांत। मनोविज्ञान को यदि आप खुद के जीवन से और अपने आसपास के लोगों के जीवन से लिंक करके समझने की कोशिश करेंगे तो मनोविज्ञान बेहद शानदार रुचिकर विषय आपको लगेगा। जैसे मैंने हॉस्पिटल में उस बच्चे को देखा तो मेरे ध्यान में आ गया कि ये एकीकरण के सिद्धांत पर कार्य बालक कर रहा है। निरंतरता का सिद्धांत, ये विकास से संबंधित है, लेकिन वृद्धि व विकास की गति एक से नहीं होती। विकास निरंतर होता है, वृद्धि निरंतर नहीं होती, क्योंकि वृद्धि तो एक समय बाद जाकर रुक जाती है, शारीरिक वृद्धि हो जाती है। आप ये मत कहिएगा सर किसी का वजन कम और ज़्यादा होता है तो वो वृद्धि में शामिल होगा या नहीं होगा। जब तक मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता नहीं आती है तब तक आपका वजन कम और ज़्यादा हो रहा है तो वो वृद्धि में शामिल है। लेकिन मेरा वजन मान लीजिए अभी 70 किलो है, ये यदि 75 किलो हो गया तो इसको हम सामान्यतया वृद्धि में शामिल नहीं करते, क्योंकि वृद्धि एक निश्चित सीमा तक अर्थात परिपक्वता तक हो चुकी है। उसके बाद होने वाले शारीरिक परिवर्तनों को हम वृद्धि नहीं कहेंगे। लेकिन इनकी गति जो है वो एक समान नहीं होती। विकास निरंतर होता है, जीवन पर्यंत होता है, सतत होता है, लेकिन इसकी स्पीड जो है वो एक समान नहीं रहती है, कभी धीमी कभी तेज होती है। विकास का क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है। जैसे कि चोम्स्की साहब ने भाषा विकास पर बहुत जबरदस्त काम किया, हल्का सा हम उल्लेख आगे भी उसका भी करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि बच्चा सुनना सीखता है, ठीक है। मेरा जब बेटा हुआ वो शायद एक दिन का ही था, मैं उससे मिलने गया तो हॉस्पिटल में गिलास गिरा, किसी दूसरे जो भी आए हुए थे वहाँ उनका, तो उसने ऐसे गिलास गिरते ही बेटे ने ऐसे किया। इसका मतलब है उसने उस आवाज़ को सुना और उस पर प्रतिक्रिया की। इसका मतलब है भाषा के विकास के क्रम में सबसे पहले जो है वो लिसनिंग अर्थात सुनने की बात होती है। फिर आपने देखा होगा कि स्पीकिंग अर्थात बोलना, बच्चा बहुत जल्द जब वो 6, 8, 10 महीने का होता है तो पहला शब्द बोलने लग जाता है। और रोना भी एक तरीके से कुछ अंशों में बोलना ही है कि आप रो रहे हो। उसके बाद स्पीकिंग होगी, फिर वो सीखता है रीडिंग अर्थात पढ़ना कि कै, ये देखो कै, और फिर वो कै को लिखना सीखता है। तो ये भाषा विकास का क्रम है। और यहाँ पर भी है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। और आप और मैं जो हैं वो हैं प्रौढ़ावस्था में। 18-20 साल के बाद जो है वो प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है। तो इनका एक क्रम है, एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं कि कोई बालक जन्म लिया और वो जन्म लेते ही लिखने लग गया हो। पहले वो सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और सबसे लास्ट में जो है वो लिखेगा। जब हम शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, पेडालॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें कहते हैं ना रिसेप्टिव होती हैं, कुछ चीज़ें रिस्पॉन्सिव होती हैं। उनको हम कभी शिक्षा शास्त्र की क्लास लेंगे तब उसमें देखेंगे। अब विकास की प्रारंभिक या शुरुआती जो अवस्था है, बुनियाद बहुत महत्वपूर्ण है। सिगमंड फ्रायड ने बहुत महत्वपूर्ण वाक्य कहा कि बालक को जो बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। इसका मतलब है
5-6 साल की आयु तक का जो बालक होता है वो बेहद संवेदनशील है और वो बहुत कुछ सीख रहा है। जो कुछ वो देख रहा है, महसूस कर रहा है, समझ रहा है, जिस भी स्तर पे समझ रहा हो, उसके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा निर्मित हो रहा है। अभी मैं ट्रेन से अपने पैतृक गांव जा रहा तो मैंने सामने देखा एक 2.5 साल की बच्ची और उसके हाथ में मोबाइल। बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन थी वो कि एक 2.5 साल की बच्ची मोबाइल पर अनाप शनाप वीडियो देख रही है। किस प्रकार से वो उसको नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही होगी, कभी अन्य किसी वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 5-6 साल तक के बालक को आप प्रकृति के संपर्क में रखिए, जितना हो सकता है उसके सामने आदर्श व्यवहार कीजिए, जिससे कि उसकी जो नींव बन रही है वो नींव मजबूत बने। उसके साथ समय बिताइए, खेलिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये एक सिद्धांत जो मानता है कि विकास की जो शुरुआत है, प्रारंभिक अवस्था है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसके प्रभाव और परिणाम जीवन पर्यंत बने रहते हैं। इसलिए बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को अच्छे से स्नेह और प्यार देना बहुत महत्वपूर्ण है उसके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए। ये मनोविज्ञान ही हमें एक अवसर दे रहा है इस बात को समझने का। और मैं बहुत ही दायित्व के साथ आपको ये बता रहा हूँ कि बाल्यावस्था में जितना हो सकता है बच्चे के साथ आप अच्छा व्यवहार करें। अभी मैं NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को पढ़ रहा था। तो जब हम शिक्षा शास्त्र का कोई टॉपिक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जो है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। लेकिन हम प्ले स्कूल में, LKG, UKG में विद्यार्थियों को इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं। तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण अवस्था है बालकों के लिए, भाषा अर्जन के लिए और अपने आसपास का जो भी परिवेश है उससे संबंधित अपनी समझ को विकसित करने के लिए बहुत चुनौती होती है एक बालक को। अगला, भविष्यवाणी का सिद्धांत। विकास के साथ आप कह सकते हैं कि विकास के कुछ आयामों को देखकर, विकास के कुछ सिम्टम्स को, तत्वों को देखकर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ये बालक इस प्रकार से बनेगा। लेकिन वृद्धि के साथ आप नहीं कह सकते। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लड़के और लड़कियां बहुत तेजी से उनकी हाइट बढ़ती है, लेकिन आपको लगता है कि यार इसकी हाइट तो अच्छी होएगी, लेकिन उतनी अच्छी उसकी हाइट नहीं हो पाती है। तो आप वृद्धि के बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि बालक अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता न जाने किसके ऊपर जाएगा हाइट, ऊंचाई के संदर्भ में। लेकिन विकास की भविष्यवाणी संभव है। विकास प्रशिक्षण और परिपक्वता से प्रभावित होता है। बहुत अच्छी अवधारणा है प्रशिक्षण की। ट्रेनिंग जो होती है वो औपचारिक होती है, अर्थात उसके कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ डू और डू नॉट होते हैं किसके, प्रशिक्षण के। लेकिन विकास के साथ एक अन्य आयाम और जुड़ा है जो है परिपक्वता का। इसका मतलब है परिपक्व होने के बाद एक लड़का या लड़की बहुत तेज गति से सीखते हैं, क्योंकि वो चीजों को समझने लगते हैं। परिपक्व होने के बाद अमूर्त चिंतन जो है वो एक लड़के या लड़की में होने लगता है, वयस्क में होने लगता है। और अमूर्त चिंतन के साथ साथ तर्क के आधार पर सोचना भी वो प्रारंभ कर देते हैं। तो विकास जो है वह प्रशिक्षण से प्रभावित होगा। अब मैं आपको ट्रेंड ही कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रेंड कर रहा हूँ शारीरिक विकासात्मक विशेषताओं की जानकारी देकर, उनके शिक्षण और अधिगम में निहितार्थ बताकर मैं आपको एक तरीके से ट्रेंड ही कर रहा हूं कि किस प्रकार से आपको अपने आसपास के लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए, बच्चों की किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए। ये एक ट्रेनिंग ही है, एक तरीके की ट्रेनिंग है। और परिपक्वता तो निश्चित रूप से विकास को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी प्रभाव होता है। विकास का ये सिद्धांत है कि आप जिस प्रकार की संस्कृति में रहते हैं, यदि आपका जन्म अमेरिका में होता, ये समझने वाली बात है, तो आपकी समझ, चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण अलग होता। आपका जन्म यदि मुंबई, दिल्ली जैसे महानगरों में हुआ होता तो आपकी समझ कुछ मायनों में अलग होती। और आपका जन्म एक गांव ढाणी में हुआ है तो आपकी समझ अलग है।
इसका मतलब है सांस्कृतिक तत्व जो हैं वो विकास को प्रभावित करते हैं, और हम जिस प्रकार की संस्कृति में रहते हैं उसी प्रकार का विकास हम कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक क्राइटेरिया, एक सीमाएं तय कर दी जाती हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, अर्थात जो पैटर्न है विकास का वो समान होता है, वृद्धि का समान होता है। अब जैसे हमने शारीरिक स्तर पे कहा कि एक बच्चे की हाइट और हेल्थ बढ़ेगी, मानसिक विकास और संवेगात्मक भाषा विकास के बारे में हमें अभी पढ़ा था, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये एक क्रम है, ये एक पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि मुंबई में जन्म लेने वाला बच्चा और हमारे सुजानगढ़ में, मान लीजिए कि जैसे मुकेश जी सर जो हैं वो लाडनू के पास दुजार में पोस्टेड हैं, तो दुजार में जन्म लेने वाले बच्चे और दुबई में जन्म लेने वाले बच्चे में भाषा विकास सेम होगा, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। ऐसा नहीं है कि दुबई वाला बच्चा जन्मते ही पढ़ने लग गया, लिखने लग गया, दुजार का बच्चा इस प्रकार से नहीं कर पा रहा है। सेम यही पैटर्न होगा, अर्थात कॉमन पैटर्न होता है, समान पैटर्न होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता विकास के विभिन्न आयामों को प्रभावित करती हैं। हर इंसान अपने आप में यूनिक है। किसी भी दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट जो हैं वो एक समान नहीं होते। आप देखोगे, नकल करना एक अलग बात है, कोई भी दो शिक्षक आपको समान रूप से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि हर शिक्षक अपने आप में यूनिक है। हर परीक्षार्थी अपने आप में यूनिक है। कोई भी दो परीक्षार्थी एक समान नहीं होते। हाँ, उनका सोचने का, समझने का तरीका, कुछ पैटर्न जो है वो समान हो सकता है, लेकिन वो यूनिक हैं। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, सेकंड ग्रेड में स्पष्ट पाठ्यक्रम में है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में व्यक्तिगत विभिन्नता आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो होगी वो भी विकास को प्रभावित करेगी। अब मैं ये कक्षा आपको देख रहा हूँ, सैकड़ों विद्यार्थी इस कक्षा को देख रहे हैं, लेकिन समझने का जो स्तर है वो विद्यार्थियों में अलग अलग है। जो कमेंट करते हैं, कुछ विद्यार्थी बहुत आत्मीयता के साथ और गहराई के साथ कमेंट करते हैं, कुछ विद्यार्थी केवल इतना लिखते हैं कि नाइस वीडियो, वेरी नाइस वीडियो, और कुछ विद्यार्थी हैं जो कमेंट करते ही नहीं हैं। इसका मतलब है ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। और जब आप ये विश्वास करिए मेरा, मैं जिन गुरुजनों से पढ़ा हूँ, कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व का प्रभाव मेरे पढ़ाने के तरीके में है। तो जब आप किसी को श्रद्धावान, विश्वास के साथ उस शिक्षक से पढ़ते हैं तो उस शिक्षक का अक्ष कहीं ना कहीं आप में आने लग जाता है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं विकास को प्रभावित करती हैं। अब वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया। वंशानुक्रम को आप परिवर्तित नहीं कर सकते। आपके ननिहाल के पक्ष से कुछ डीएनए आप में आया है। आपका जो कहते हैं ना दादेरो, ठीक है, जो दादा का पक्ष है, अर्थात आपके पिता का जो वंश क्रम है, पिता, दादा, परदादा, उससे आगे, वहां से भी आप में कुछ आया है। तो वो दोनों ही आपके नियंत्रण में नहीं है। वैसे नियंत्रण तो आपके वातावरण भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जो वातावरण मिला और आप उस वातावरण को एकदम से बदल देंगे। तो वंशानुक्रम और वातावरण के बीच में जो अंतःक्रिया होती है उससे विकास निकल कर आता है। और दोनों पर ही, वंशानुक्रम पर तो कतई नियंत्रण नहीं है, और वातानुक्रम जो है, वातावरण जो है, वो भी कहीं ना कहीं संयोग है कि आपको कैसा वातावरण मिला। आप यदि बॉम्बे, मुंबई में जन्म लेने की बजाय यदि बुरुंडी जैसे देश में जन्म लेते तो आपकी सोच हो ही नहीं सकती है बहुत बड़ी। एलन मस्क जो है वो अमेरिका में ही हो सकता है, क्योंकि अमेरिका का वातावरण, वहां का माहौल, वहां की परिस्थितियां एलन मस्क को बनाने में योगदान देती हैं। बुरुंडी में एलन मस्क पैदा होगा, इसकी संभावना लगभग शून्य है। तो इसका मतलब है वातावरण भी आपके व्यक्तित्व को निर्मित करता है, आपके विकास को प्रभावित करता है। इसलिए जो भी आपको वातावरण मिला हो, उस वातावरण को आप बेहतर बना सकते हैं क्या, सकारात्मक बना सकते हैं क्या, और अपने आसपास के वातावरण को बेहतर और सकारात्मक बनाने के लिए आप क्या भूमिका निभा सकते हैं, इस पर आपको चिंतन और मनन करना चाहिए। क्योंकि जो वातावरण जो मिला है वो वैसा ही है,
आप उसे परिष्कृत कर सकते हैं अपने प्रयासों से। कक्षा कैसी लग रही है कमेंट करके बताएं। जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं कंजूसी नहीं करता। अब 6:50 हो गए हैं, कक्षा 7 बजे अपलोड होनी थी, तो हो सकता है कक्षा 7:15 तक अपलोड होगी। तो जो काम करें पूरे मनोयोग से, पूरा डूब कर, जुनून के साथ, आनंद लेते हुए करें। तो कमेंट करने के दौरान भी आपको जो अनुभूति हुई, जो आपने महसूस किया, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब बात आते हैं किशोरावस्था के शब्द की। एडोलसेंस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडोल्सियर से हुई है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। क्योंकि जो किशोरावस्था का अंत है वहां होते होते परिपक्व एक इंसान हो जाता है, बालक की परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था का अर्थ ये। अब किशोरावस्था की आयु के बारे में कोल का वर्गीकरण जो है वो आपके सामने है। ये पूर्व किशोरावस्था इन्होंने मानी है एक बालक की, जब 13 से 14 वर्ष का होता है वो, और बालिका को 1-2 वर्ष पीछे मान रहा है। फिर प्रारंभिक किशोरावस्था दे रखी है बालक की और बालिका की। फिर मध्य किशोरावस्था ये बालक और बालिका की, और उत्तर किशोरावस्था। ये वर्गीकरण जो है वो कोल का है। सामान्य वर्गीकरण ये माना जाता है कि 13 से लेकर 18 वर्ष तक, इसे टीन एज भी कहते हैं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, जिसके अंत में टीन लगा है, वो सारे टीन एज के रूप में भी किशोरावस्था की आयु को माना जाता है। अब बात करते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। लड़कों की लंबाई लगभग 18 वर्ष तक, इसके आगे लगभग लगा लीजिएगा सब में आप, क्योंकि जरूरी नहीं कि पूरा 18 वर्ष ही है, हो सकता है किसी की 2, 5, 6 महीने कम ज्यादा भी हो जाए। लड़कियों की 16 वर्ष तक बढ़ती है क्या? लंबाई, हाइट। किशोरावस्था में मांसपेशियों का जो भार है वो शरीर के भार का 45 से 50% तक हो जाता है। 15 वर्ष तक लड़कियों का वजन अधिक होता है, किसकी तुलना में? लड़कों की तुलना में। लेकिन 15 वर्ष के बाद लड़कों का वजन अर्थात उनका भार लड़कियों से ज्यादा हो जाता है। हड्डियों का विकास पैराथायराइड ग्रंथि से संबंधित है, ये पूछा जा सकता है, फैक्चुअल सवाल है। लगभग 18 वर्ष तक अस्थिकरण, ओसिफिकेशन जो है उसकी क्रिया पूर्ण हो जाती है और 206 हड्डियां के रूप में विकसित हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब वो नवजात होता है, तो माना जाता है कि उसमें हड्डियों की संख्या लगभग 600 हैं, और फिर कुछ हड्डियां जुड़ती जाती हैं, जुड़ते जुड़ते वो 206 हो जाती हैं। मस्तिष्क का भार लगभग 1400 ग्राम हो जाता है। लड़कियों में प्रज्ञादंत, विजडम टीथ, अपन कहते हैं ना अक्ल दाढ़, वो पहले आते हैं। कुल मिला के प्रज्ञादंत, विजडम टीथ 4 होते हैं, 28 दांत और होते हैं। अब बात है किशोरावस्था की विशेषताएं। सबसे पहले परिवर्तन का काल है। शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से होते हैं किशोरावस्था में, तीव्र विकास भी होता है। नया जन्म का काल कहा है किसने? स्टैनली होन ने, कि किशोरावस्था क्या है? नया जन्म है, न्यू बर्थ है। अब तनाव, दबाव, संघर्ष, तूफान की अवस्था है, समस्याओं, उलझन, उथल पुथल की अवस्था है। तो किशोरावस्था इस रूप में आप देखते हो तो बहुत ही चुनौतीपूर्ण काल है, संक्रमण का काल है। इसे वसंत ऋतु, वसंत काल भी कहा गया है, लेकिन बेहद तनावपूर्ण अवस्था होती है। यहाँ इस समय संवेग जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते, अस्थिर होते हैं। जब हम किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे तब हम संवेगों के प्रकार भी देखेंगे। लेकिन किशोरावस्था में जो संवेग होते हैं वो अस्थिर होते हैं, और अस्थिर संवेग हैं तो समायोजन में भी मुश्किल आती है। दीवास्पन कहते हैं ना, दिन में सपने देखना, उसकी अवस्था है। अर्थात दिन में सपने वही देख सकता है जिसकी कल्पना की प्रवृत्ति है, तो कल्पना अधिक होती है इस काल में। तार्किक चिंतन करने लगता है किशोरावस्था में, अमूर्त चिंतन की अवस्था है। एज ऑफ प्यूबर्टी अर्थात यौवनारंभ की अवस्था मानी जाती है। देशभक्ति, दल भक्ति, वीर पूजा, समाज सेवा की भावना भी किशोरावस्था में होती है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, व्यवसाय चुनाव की चिंता, जो विषम लैंगिक आकर्षण होता है, जो विपरीत लिंगी है, एक लड़के का लड़की की तरफ आकर्षित होना, एक लड़की का लड़के की तरफ आकर्षित होना किशोरावस्था में देखा जाता है। फिर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक है, वह नैतिक विकास की अवस्था है। कौन सी? किशोरावस्था। फिर
किलपेट्रिक ने कहा है कि जीवन का सबसे कठिन काल है, इतना कुछ यदि किसी के साथ हो रहा है तो वो कठिन काल ही है। जनरेशन गैप भी होता है, दो पीढ़ियों के बीच विचारों में विभिन्नता, मतभेद या अलग होना, ये जनरेशन गैप होता है और वो किशोरावस्था में देखने को मिलता है। अब बात आती है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक। कुछ कारक वंशानुक्रम जैविक होते हैं, वातावरणीय कारक होते हैं जैसे घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश, भौगोलिक परिस्थितियां, ये सब भी विकास को प्रभावित करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं वो शारीरिक रूप से हो सकता है कि उनकी हाइट एवरेज रहे, लेकिन शारीरिक रूप से वो बलिष्ठ होते हैं और उसके पीछे का कारण है कि पहाड़ में होने के दौरान उन्हें पहाड़ से उतरना और चढ़ना ये उनकी दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा होता है, इसलिए शारीरिक रूप से वो मजबूत होते हैं। तो विकास जो होता है, वहाँ का जो परिवेश है, प्राकृतिक माहौल है, वो भी विकास को, मानसिक विकास को, सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। और सोशल मीडिया जो आज बहुत तेज़ी से फैल रहा है, IPL अपने चरम पे है, और जब मैं देखता हूँ चाहे वो ड्रीम 11 हो, सर्किल 11 हो, किस प्रकार से सट्टा एक बदले हुए रूप में युवाओं को भ्रमित कर रहा है, तो बहुत अजब गजब कहानी है। IPL की और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया भी आपको प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया पर चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं, पहले से तय होती हैं, लेकिन आपको दिखाया इस रूप पे जा रहा है कि वो लाइव हो रही हैं या वो ओरिजिनल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब हम ये बात कर रहे थे किशोरावस्था की विशेषताओं की। आप सब किशोरावस्था से होकर ही गुजरे हैं। कोई आप में से ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में किशोरावस्था नहीं आई वो सीधा प्रौढ़ हो गया हो, ऐसा कोई भी नहीं है। तो उस समय किस प्रकार की परिस्थितियां थी उसको थोड़ा सा समझिए। आपका छोटा भाई बहन या आपके परिवार में यदि कोई किशोर है, किशोरी है, अर्थात 13 से लेकर 18-19 वर्ष तक का बालक या बालिका है, उनकी एक्टिविटी को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, उनके व्यवहार को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए और फिर पता चलेगा कि हाँ, किशोरावस्था में कितने तेजी से परिवर्तन हो रहा है। किशोरावस्था में अक्सर जो बच्चे हैं वो कहते हुए मिलेंगे कि आप मेरे को नहीं समझते। माता पिता ये कहते हुए आपको सुनाई देंगे कि बच्चा हमारी नहीं सुनता। तो ये है ना, इसी को कहते हैं जनरेशन गैप। अब अंत में बात आती है निहितार्थ की, कि किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास हुआ है उसके निहितार्थ शिक्षण और अधिगम में क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या हैं। इम्प्लीकेशंस, निहितार्थ जो होते हैं वो अप्लाइड पार्ट होता है, अर्थात किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास हुआ है वो यदि बेहतर हुआ है, शारीरिक विकास यदि अच्छे से हुआ है, तो वो पढ़ाने और पढ़ने में, दोनों में किस प्रकार से लाभदायक है, पढ़ने और पढ़ाने में किस प्रकार से वह सहयोगी है, ये सब कुछ आता है किशोरावस्था के दौरान शारीरिक विकास के शिक्षण और अधिगम में निहितार्थ से संबंधित। अर्थात जो कुछ भी हुआ है वो अप्लाई के स्तर पर, अप्लाइड रूप में किस प्रकार से उपयोगी है, ये सब कुछ आता है किशोरावस्था में जो हुए विकास का शिक्षण और अधिगम में शैक्षिक निहितार्थ। तो ये थी आज की क्लास, और एक क्लास हमने अपलोड की थी अभी संडे को, सारथी क्लास थी 5वीं। आप में से किसी विद्यार्थी ने यदि क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर आप इस क्लास को देखिए। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, शब्द हैं, उनको समझाने की कोशिश की, और सारथी क्लास आपकी तैयारी में भूमिका निभाए, आपकी तैयारी में सहयोग करे, इसको समर्पित है ये क्लास। तो मिलते हैं गुरुवार को, तब हम बात करेंगे किशोरावस्था के एक और अन्य आयाम की। वीडियो को देखने के लिए आपका आभार, आपकी प्रतिक्रियाओं का रहेगा इंतजार। धन्यवाद।